नमस्कार, मैं अनिल। आज आपको संविधान के परिचय के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। ये मेरा संविधान का पहला वीडियो है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला वीडियो। इसमें हम सिर्फ इतनी बात को समझते हैं कि संविधान के परिचय यानी संविधान के कितने सिलेबस हैं और क्या हमको पढ़ना है। ठीक है, आइए समझते हैं संविधान का परिचय। देखिए, संविधान को समझने के लिए कुछ बातों को आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे पहले तो आपको संविधान पढ़ने से पहले आपको इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इतिहास में 3 पार्ट्स होते हैं, आपको पता ही है। उसमें एंशिएंट होते हैं, मिडिवल होते हैं, मॉडर्न होते हैं, यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो इन तीनों इतिहास के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर उसको पता नहीं रहेगा तो इसको पढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये बात ज़रूर है कि अगर वो जानकारी आपको रहेगी तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन फिर भी अगर इतना ना हो सके तो आप आधुनिक इतिहास की जानकारी बढ़िया से होनी चाहिए। जैसे इसको पढ़ने से पहले इसका बैकग्राउंड वहीं से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, तो पहले आप उसको अच्छे से समझना चाहिए, फिर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो हमारा संविधान बनना शुरू कब से हुआ था? जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, लेकिन उसके पहले भी इसके पीछे बहुत सारी कहानी घटना हुई जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक ना? देखिए, मैं इसमें कुछ बात लिखा हूँ, ये अमूमन हर बुक्स और आपको भी लगभग पता ही होगा, लेकिन फिर भी इसके तो मोटी मोटा हम समझ लेते हैं। और हमारे प्लेलिस्ट में ये सारे चैप्टर पर अच्छे से बिल्कुल गहराई से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक ना? आप जब भी हमारा वीडियो देखें उस वीडियो का पहले का एपिसोड ज़रूर देखें। ठीक ना? देखो, संविधान पढ़ने से पहले 2-3 बात ध्यान रखिए। एक तो गवर्नर जनरल और एक वायसराय, और इन सब के बारे में जानने से पहले उनकी नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। आइए समझते हैं कि इसमें जो बातें लिखी हुई हैं क्या उनसे मिल रहा है कि नहीं। जैसे पहली बात इसमें लिखा हुआ है संविधान बनने के पहले की जानकारी। देखिए, अभी मैं आपको बताया कि आपको आधुनिक इतिहास के बारे में जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, संविधान बनने की पहले की जानकारी में जैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे 1773 का चार्टर एक्ट, वो क्या था उसके बारे में बृहद जानकारी हम लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद में आप धीरे धीरे 1784 का आता है, 1813 का आता है, उसके बाद 1833 का आता है। ऐसे करके जब आप वायसराय के बारे में अच्छी जानकारी रहेगी तो ये घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्या कारण था, आपको अच्छे से आता रहेगा। एक समय आएगा जब आपकी संविधान सभा तैयार हो जाएगी, यानी कैबिनेट मिशन जब 1946 में आ जाएगा, यानी इसके पहले जो भी कानून नियम थे उसको हम इसके अंदर बढ़िया से पढ़ेंगे, है ना। अगली बात आती है कि प्रस्तावना। देखिए, आप संविधान सभा आएगी तो उसमें 2-3 काम होते रहते हैं। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे समझ आएंगे हम आपको। देखिए, यहाँ पे 2 काम तो अमूमन आपको पता ही होना चाहिए। संविधान सभा यानी संविधान बनाया भी जा रहा था, और उसी के साथ में अंतरिम सरकार भी चल रही थी, यानी उस समय का जो भारत सरकार था वो कैसे भारत में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए वो भी चल रहा था साथ में। तो मान लीजिए संविधान बन गया तो अब उसके बाद पहली बात क्या होनी चाहिए संविधान के अंदर, वही इसके बारे में है, प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना जो है जितना भी संविधान में है सारे का निचोड़ प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में रखा गया है। आप इसको जब पढ़ेंगे, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो हर एक शब्द में बहुत निचोड़ भर के रखा हुआ है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहेंगे कि संविधान हमारा लिखा गया है तो उसमें कितनी बारीकियों से लिखा गया है,
और एक बात जान लीजिए कि संविधान जो है, हमारे देश में जो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, आप हिस्ट्री में उठा के देखेंगे तो अमूमन उसमें मैक्सिमम आपको लॉयर ही मिलेंगे। जितने भी लिखने वाले थे वो उनका क्लास जो था वो लगभग लॉयर से ही मिलता था कि लॉयर की डिग्री ले चुके हैं और उसके बाद इसमें स्वतंत्रता सेनानी हो चुके हैं। ऐसे आपको घटनाएं मिलेंगी। देखिए, हम आपको बस समझाएं थोड़ी सी बात, अगर आप समझ जाएंगे तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे, कैसे भी पढ़ेंगे, इस बात को अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे तो हो सकता है आपको अच्छे से विश्लेषण करने में आसानी हो। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 पर्सन है, ABC, तीनों के मान लो शादीशुदा हैं, कोई XYZ, है ना। अब यहाँ पे इन दोनों के द्वारा उत्पन्न एक बच्चा है, उसका नाम है M, ठीक है। तो मैं इसको समझाने के लिए, आप संविधान कैसे लिखा गया है वही बात बताने के लिए इन सब बात को लाया हूँ। ध्यान से समझिएगा। संविधान में सिर्फ ऐसी बात लिखी है, मतलब ये बात नहीं लिखी है। हमारा उदाहरण देने का तात्पर्य है कि आपको संविधान कैसे लिखा गया है इसके बारे में जानकारी। देखिए, संविधान में सिर्फ इतनी बात लिखी गई है कि B और A के द्वारा उत्पन्न बच्चा जो M है, ये ऐसे लिखा गया है कि B का बच्चा जो है यम है। लेकिन ये बात ऐसे लिख दी गई है कि आप में उसका जवाब ऐसे पाएंगे कि यम जो है C का लड़का नहीं है, यम जो है A का लड़का नहीं है, यम जो है Z का लड़का नहीं है। ऐसी भी लिखा गया है कि यम का चाचा दादा जो है C है, यम का चाचा दादा ये है। तो इसका मतलब हुआ कि बात तो सिर्फ यही लिखी हुई है एक, लेकिन इसमें कितनी बातें छिपकी आई हैं, इतनी सारी बातें। तो आपको इस बातों को ध्यान समझना होगा कि संविधान के बारे में कैसे लिखा गया है, ठीक ना। तो आप प्रस्तावना के बारे में आप पढ़ेंगे जब प्रस्तावना को पढ़ाया जाएगा। फिर अगली बात आती है संविधान के स्रोत। देखिए, संविधान के स्रोत यानी जब हमारा संविधान लिखा जा रहा था तो कहाँ कहाँ से लिया गया, इसके बारे में 2-3 बात समझ लीजिए। जैसे देखिए, जब संविधान बन रहा था तो उस समय ये बात बहुत ज़ोरों से चल रही थी कि संविधान में क्या क्या होना चाहिए, है ना। लेकिन बड़ी समस्या थी, बड़ी चुनौती थी कि उस समय कि कितने लोग होना चाहिए बनाने के लिए जगह, और उसके बाद कहाँ से लिया जाए, क्या बात होनी चाहिए, हर जात, हर वर्ग, हर समूह को इसमें इन्वॉल्व भी किया जाना चाहिए, कोई इससे अछूत न रहे। ऐसी सारी भावनाओं को देखते हुए मेरा संविधान तैयार हुआ। तो उन स्रोत में आप देखेंगे कि लगभग 12-15 देशों को हम ये समझ लेते हैं कि ब्रिटेन से गुलाम हम लोग थे, अमेरिका और उस समय का यानी रूस, है ना, जो उस समय 15 देशों से मिलकर चल रहा था। और उसके बाद जापान, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, है ना। तो इन सारे देशों का जो एक संविधान है उसको हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे, और उसके बाद एक निचोड़ निकल के आया कि संविधान कैसा होना चाहिए। एक चीज़ और कि जो हमारे यहाँ अंग्रेज हम लोग के ऊपर शासन कर रहे थे तो कुछ रूल कंडीशन पढ़ाए हुए थे, उन कंडीशन को भी इस संविधान में इन्वॉल्व किया गया। इसका मतलब एक बहुत बड़ा ब्रॉड लेवल पर तैयार किया गया। तो उन स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगला भाग और अनुच्छेद। देखिए, संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है ना, और 22 यानी 22 भाग जो भी है। तो उनके बारे में हम लोग मोटे मोटा पढ़ेंगे कि इस भाग में क्या है, उस अनुच्छेद में क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक ना। उसके बाद आता है अनुसूची। देखिए, अनुसूची शेड्यूल यानी 12 अनुसूची है ना। 12 अनुसूची आपको हर एक अनुसूची बढ़िया से पढ़ाया जाएगा कि प्रथम अनुसूची क्या है, दूसरी अनुसूची क्या है, तृतीय क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर अच्छे से। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट है, आप
सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुने होंगे, देशी रियासतों का एकीकरण। देखिए उस समय आप लगभग ये 1947 में जब कानून आया कि भारत को 2 हिस्सों में बांटकर, है ना, तो इतने ज़मीन को उनको दे दिया जाए और जो भी ये सारा ज़मीन है ये भारत को दे दिया जाए और ऐसे ऐसे लोग रहेंगे। तो उस समय यहाँ पे लगभग 542 रियासतें हुआ करती थी। रियासतें का मतलब आप ये मोटी मोटा समझ लीजिए कि वहाँ के राजा रहते थे, ठीक ना। कुछ थोड़े बहुत अंग्रेज के अंदर में भी थे। तो उन सबको एकीकरण करके भारत यानी एक राष्ट्र में शामिल करना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ऐसा क्यों किए थे? क्योंकि संविधान जब बन रहा था तो उनको ये कार्य का जिम्मा मिला हुआ था, ठीक ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला आता है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए राज्यों का पुनर्गठन जब हुआ तो 1956 में कानून आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। उसमें आप ये जो मेरा भारत देख रहे हैं उसमें 14 देश को बनाया गया और 5 केंद्र शासित, 14 देश नहीं कह सकते क्योंकि 14 राज्य को बनाया गया और 5 केंद्र शासित। तो अब अभी तो आप देख रहे होंगे कि 28 राज्य हैं, है ना, और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। उस समय इतने ही थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे कैसे एकीकरण हुआ था। अगला आता है क्षेत्रीय परिषद। देखिए क्षेत्रीय परिषद वह होता है कि जब 1956 का अधिनियम आया तो उसमें आप पढ़ेंगे जब, तो उसका जो आर्टिकल यानी धारा 15 है उसमें एक बात कही गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को उठाया था कि हमारे देश में जो इतना बड़ा देश है इसको कई भाग में बांट देते हैं। तो कई भाग ना मतलब 5 भाग में बांटा गया, एक उत्तरी को और एक पश्चिमी को, एक पूर्वी भाग को और एक दक्षिणी भाग को और एक मध्य को, यानी 5 परिषद बना दी गई और 5 परिषद में विभक्त कर दिया गया। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगली बात क्या आती है? अगली बात आती है संघ और राज्य क्षेत्र, यानी यहाँ से शुरुआत हो जाती है यूनियन और उसके बाद टेरिटरी। तो यहाँ पे संघ के क्षेत्र और राज्य क्षेत्र क्या हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। अगली बात आती है नागरिकता। देखिए नागरिकता से भी आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जो आर्टिकल 5 से 11 तक बताया गया हो कि हम लोग भारत में हैं तो क्या आधार होना चाहिए और बाहर जाएंगे तो क्या आधार होना चाहिए, बाहर से कोई आएगा तो क्या आधार होना चाहिए, कैसे हम प्रूव कर पाएंगे कि हम भारत के हैं, है ना। और इसके बाद आता है एक मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार हम लोगों का अधिकार है। मौलिक मतलब एक बेसिक फंडामेंटल, यानी सबसे मतलब कि ये हमें आवश्यकता ही है, मेरे को ज़रूरत ही है। वो क्या होता है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है संविधान के आर्टिकल के अंदर। तो उसके बारे में हम बढ़िया से एक एक आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या क्या बातें होनी चाहिए उसमें, क्या क्या नहीं होनी चाहिए, क्या हमारे देश के लिए हित है, क्या हमारे लिए हित है ना, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और अगली बात आती है मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य जो था वो पहले हमारे संविधान में नहीं था। अब मौलिक कर्तव्य क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, ठीक ना। और उस समय स्वर्ण सिंह समिति एक समिति बनाई गई थी, उन्हीं के सिफारिश के आधार पर ये लागू किया जाता है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनका कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए, ठीक ना। जैसे उनका अधिकार है उनका कर्तव्य भी होना चाहिए। देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझिएगा। देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार में इतना ही अंतर है कि जो मौलिक अधिकार है उसको हम ले सकते हैं, यानी ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। और मौलिक कर्तव्य के लिए ऐसा नहीं है कि आपको ऊपर वर्डन नहीं है कि आप करेंगे ना करें, बस आप जरूरी है कि इसको करेंगे तो देश के हित के लिए होगा, ठीक ना। अगली बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिविटीज प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व
36 से 51 तक, है ना, 36 से 51 तक क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने राज्य के अंदर, है ना, अपने राज्य के अंदर जो भी लोग हैं उनको क्या विकास के लिए क्या क्या किया जा सकता है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके अंदर क्या क्या आर्टिकल में बातें बताई गई हैं वो होगा क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। अगली बात है केंद्रीय कार्यपालिका, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी 52 से 78 के बारे में आप देखे होंगे तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है ना। तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में होते हैं। जस्ट उनके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, जो ये सब किसके अंदर काम करेंगे, कार्यपालिका राष्ट्रपति के लिए काम करेंगे, और जो उनके सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, ठीक ना, इसके बारे में आप जानते ही होंगे। अगला है महान न्यायवादी। देखिए महान न्यायवादी क्या होता है कि भारत सरकार का एक कानूनी विधिक सलाहकार होता है, ठीक ना। ये राष्ट्रपति नियुक्त करता है कि भाई देखिए आप हमारी सरकार ये है, इसके आप कानून को सलाह दीजिए और इनके खिलाफ जो भी कोई बात आती है इसकी जिम्मेवारी आपकी होनी चाहिए। राष्ट्रपति जब चाहे इनको हटा सकता है, जब चाहे इनको रख सकता है। अगली बात आएगी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारत सरकार और राज्य सरकार के वित्तीय वितरण का लेखा जोखा कैसे होना चाहिए, उसकी जो मालिकाना हक है उस किसके पास रहता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पास। अगली बात आती है केंद्रीय व्यवस्थापिका, सेंट्रल सिस्टम। देखिए व्यवस्थापिका का मतलब कार्यपालिका तभी हम लोग समझ ही गए, व्यवस्थापिका में क्या हो सकता है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, यानी संसद के अंदर दो लोग रहेंगे, राज्यसभा और लोकसभा, तो व्यवस्थापिका के अंदर आते हैं। तो उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, राज्य के कार्यपालिका। देखिए केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और राज्य के कार्यपालिका में कौन रहेगा, राज्यपाल। तो हम जब भी राज्य की कार्यपालिका की बात कहेंगे तो आपको ये बात ध्यान में आना चाहिए कि स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब राज्यपाल की बात की जा रही है। अगली बात आती है राज्य के विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए राज्य के जो विधान मंडल हैं उसमें भी दो लोग, कौन, विधान परिषद और विधानसभा, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए पंचायती राज, पंचायती राज एक बहुत इम्पॉर्टेंट, किसी भी देश के लिए पंचायती राज बहुत इम्पॉर्टेंट। हालांकि जो हमारे भारत में पंचायती राज है वो त्रिस्तरीय है, और त्रिस्तरीय में आप सुने होंगे कि ग्राम पंचायत, है ना, पंचायत समिति, जिला परिषद, आप ऐसे लिखा होता है बीडीसी, है ना, और ये जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह जो भी होते हैं इनके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। जो त्रिस्तरीय होता है यानी एक गांव के स्तर पर, एक ब्लॉक स्तर पर और एक जिले के स्तर पर, इनके बारे में हम बढ़िया से पढ़ेंगे। किसके अंदर, पंचायती राज की व्यवस्था, ठीक ना। अगला क्या है, भारत की न्यायपालिका। देखिए जुडिशरी, है ना, भारत में न्याय किस किस स्तर पे हैं, न्यायालय के क्या हक हैं, क्या उनके ऊपर बाध्य है, क्या बाध्य नहीं है, कितने स्वतंत्र हैं, कितने स्वतंत्र नहीं हैं, इन सब पर बृहद चर्चा होगी। किसके अंदर, भारत की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के बारे में, ठीक ना। यानी जिले स्तर से हम पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, ठीक ना। अगली बात आती है केंद्र राज्य संबंध। अब केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। देखिए इसमें मोस्टली 3 सूची हैं और उन्हीं सूचियों के बारे में हम लोग पढ़ना है। एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। इन 3 बातों को आप विशेष ध्यान देंगे और इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। अगला आता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग को तो बढ़िया से ही जानते होंगे, भारत में किसी भी चुनाव को बस पंचायती राज व्यवस्था को छोड़ के, यानी भारत में जो भी सांसद विधायक जो भी चुनाव होते हैं कौन कराता है, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन करवाता है। तो उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो लोग हमारे यहाँ कैसे करवाते हैं।
तो इनका बहुत तटस्थ काम होता है, बहुत मेहनत करते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी रखेंगे। और अगला आता है कि परिसीमन आयोग। देखे होंगे डेलिमिनेशन कमीशन बैठता है कि क्षेत्रीय निर्धारण होता है जब चुनाव होते हैं, तो जो कमीशन बैठता है उस कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। अगली बात आती है वित्तीय आयोग। वित्तीय आयोग का मतलब 280 आर्टिकल 280, और राष्ट्रपति 5 सालों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। वो रिपोर्ट देता है कि पिछले 5 साल में कितने रुपए खर्चा हुए थे और उसके बाद कैसे हुए थे, आने वाले के लिए भी कैसे होना चाहिए, ऐसा कुछ रिपोर्ट देता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। अगली बात आती है नीति आयोग। ये भी जो हाल ही में बनी है, ये क्या काम करती है कि भारत में नीति का निर्माण करती है। नाम से भी स्पष्ट है कि भारत में नीति का निर्माण करती है। जैसे कोई विकास का काम होता है, इसके हेड कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी, है ना। एक सचिव रख दिए जाते हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर वही काम करते रहते हैं, है ना। और अगली बात आती है राष्ट्रीय विकास परिषद। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद जो है 16 अगस्त 1952 को आई थी। अब विकास परिषद का मतलब क्या है कि ये क्या काम करेगी, जो केंद्र में और राज्य के विकास होगा उसको दोनों कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। जैसे कोई राज्य स्तरीय एक बहुत बड़ा काम हो रहा है और केंद्र से भी उसके लिए कुछ बिल बजट पास होना, उसका सबसे बड़ा अहम भूमिका किसकी रहती है? राष्ट्रीय विकास परिषद की। यही सब लेखा जोखा उठाती रहती है ना। देखिए अगली बात आती है अंतर्राज्यीय परिषद। देखिए इनर स्टेट काउंसिल, इसका मतलब हुआ कि 2 राज्य 3 राज्य के बीच कोई विवाद होगा, उसके बीच में निस्तारण करने के लिए, सलाह देने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन किया जाता है ना। और वो काम क्या करती है कि भाई जैसे किसी 2 राज्यों के बीच में कोई लफड़ा हो गया, ज़मीन को लेके कोई और मैटर जैसे भी हो गया, तो उसको ये आयोग रहता है। वो आयोग बताता है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप दोनों के लिए ठीक रहेगा। तो ये क्या होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगली बात अंतर्राज्यीय परिषद जो हम आपको बताई दिए। लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो हमारे राज्य में, हमारे देश में जितने भी IPS IAS आते हैं वो राज्यसभा इसको तय करती है कितने सीटें होती हैं, और उसका जो एग्ज़ाम होल्ड कराती है लोक सेवा आयोग कराती है। इसके तहत बहुत सारी वैकेंसी होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और कैसे भारत में इनके, हम ऐसे कह सकते हैं कि कैसे इनकी पोस्टिंग होती है। जितने हमारे सचिव होते हैं सब IAS के थ्रू ही आते हैं, है ना। बहुत बड़ी पोस्ट होती है, तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगला है लोकपाल और लोकायुक्त। देखिए लोकपाल केंद्र में होते हैं और लोकायुक्त राज्य में होते हैं। सीधी सिंपल सी बात, ये किसी भी राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी की भी जांच कर सकते हैं। बस कुछ नियम और शर्तें हैं कि इनको छोड़कर और इनको कर सकते हैं, है ना। इनके पास पावर दी जाती है। और राजभाषा, देखिए राजभाषा 343 और 351 आर्टिकल के अंदर बताई गई है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में राजभाषा का विकास कैसे हुआ, हमारी संविधान सभा इसके बारे में क्या सोची है और क्या लिखी गई है। संसद समितियाँ, देखिए जब संसद चल रहा हो और 5 साल चलता भी है, तो 5 साल जब चलता है तो उसके अंदर समितियाँ कैसे बनती हैं, ये समिति बनी है तो इसका काम क्या हो सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सांसद लोग आएंगे, 500 सांसद आएंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे, चले जाएंगे। तो कुछ समितियाँ बनती हैं, इनके रिपोर्ट आते हैं, कानून नियम बनते हैं, तो उनके जांच वगैरह करती हैं। तो उन समिति के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। जैसे आप पढ़ते होंगे प्राक्कलन समिति, है ना। तो ऐसे जो समितियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये बजट से आप परिचित होंगे, बजट क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान की शब्दावली, देखिए
किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर उसकी शब्दावली अगर आपको ना पता हो तो आप उसको पढ़ नहीं सकते। पढ़ लेंगे समझ नहीं आएगा, है ना। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसकी शब्दावली को विशेष ध्यान कर दिए करें। जैसे आप एक उदाहरण मैं दूंगा, जैसे मान लीजिए हम संविधान पढ़ा रहे हो, कोई चैप्टर, कोई अलग से उदाहरण दे दिया, तो आप श्योर है वो उदाहरण आपके वही उदाहरण आपके दिमाग में चलेगा। कोशिश करें कि जो उदाहरण आपके दिमाग में चले वो संविधान के शब्दों के अंदर ही रहे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं अभी ये उदाहरण आपको समझा रहा था, तो उदाहरण आपको सिर्फ समझने के लिए है, लेकिन अगर आप यहीं पे कोई संविधान की कोई सच में कोई घटना होती तो आपको और अच्छे समझ में आ जाती। फिर भी मेरा बताने का तर्क इतना ही है कि आपको समझ आ जाए, बाकी इसका कोई लेन देना नहीं है। अगली बात आती है संशोधन। भारत में संविधान के अंदर 368 आर्टिकल में ये कह दिया गया है, अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले समय में तो संविधान के अंदर किस पार्ट में और किस आर्टिकल में संशोधन कर सकते हैं और कैसे कैसे करेंगे, उसकी जानकारी हम किसके अंदर पढ़ेंगे, संशोधन के अंदर। और अभी तक 104 नियर अबाउट लगभग इतने संशोधन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। अगली बात इसमें आती है संविधान के बचे कुछ बातें। देखिए ऐसा तो है नहीं, हमें लगता कि कुछ बचा होगा, फिर भी हमें लगा कि कुछ ये सब बात बतानी चाहिए और इसके भाग बचे हुए हैं, ऐसा कुछ है बचा हुआ है, तो इसके अंदर हम उसको पढ़ लेंगे। तो ये मेरा रहा संविधान का एक परिचय कि हमारे चैनल पर जो भी संविधान पढ़ाया जाएगा तो कैसे पढ़ाया जाएगा। और आप भी जब भी हमारा कोई आने वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आप देखने से पहले उसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक ना। और ये जितनी बातें इस पर लिखी हुई हैं आपको हर जगह मिलेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो कंटेंट कोई कहीं और नहीं मिलेगा। देखिए संविधान तो एक ही है, ठीक ना। कोई आपसे कहे कि मैं ऐसा कंटेंट पढ़ा दूंगा कि तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वो झूठ बोल रहा है और गलत बोल रहा है, ठीक ना। आप यहाँ पे जो बातें लिखी गई हैं, हम भी वही संविधान जो पढ़ी हुई है, हमें जितनी जानकारी है, बस प्रयास यही रहेगा कि जितना हम पढ़ाएंगे वो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक में संविधान पूर्णतः खत्म हो जाएगा। हम अपनी बातों से आपको सिद्ध कर पाएंगे कि ये जितनी भी घटनाएं हैं वो संविधान के अंदर ही घटित हुई है। ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक अगले वीडियो में हम जब शुरू करेंगे तो ये संविधान से बने हुए पहले के जो पार्ट हैं 1773 चार्टर एक्ट और उससे मिली जुली बातों से स्टार्ट करेंगे। आप मेरा अगला वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।